तो आज बात करने वाले हैं हम अधि मांग और न्यून मांग अवधारणा। क्या होता है ये कॉन्सेप्ट एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का, ठीक है ना। तो ये समझने के लिए हमें चाहिए दो चीजें, एक तो एग्रीगेट डिमांड और एक एग्रीगेट सप्लाई। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जब इनकम का डिटर्मिनेशन पढ़ा था तब भी हमने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जो है वो पढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अलग है। वहां पर किससे रिलेटेड थी, वो इनकम से रिलेटेड थी। जो एग्रीगेट डिमांड थी वो इनकम से रिलेटेड थी, जो एग्रीगेट सप्लाई थी वो भी इनकम से रिलेटेड थी। यहाँ पर हम जो पढ़ने वाले हैं एडीए और एएस मॉडल, यहाँ पर ये जो रिलेटेड है एडी और एएस, ये सामान्य कीमत स्तर जो जनरल प्राइस लेवल होता है जो हमारे कंट्री का, उससे रिलेटेड होगा। क्योंकि हमारी जो हमने इससे पहले जब स्टार्टिंग के चैप्टर पढ़े थे, जब हमने डिमांड और सप्लाई पढ़ी थी, तो वहां पर हम उस पर्टिकुलर वस्तु की एक तरीके से प्राइस डिसाइड करते थे। यहां पर सामान्य कीमत स्तर डिसाइड हो रहा है, यानी जितनी सारी डिमांड है वो और जितनी सारी सप्लाई है वो। इस वजह से यहां पर हम सामान्य कीमत स्तर से इसका जो रिलेशन है वो देखेंगे। अब क्या होती है समग्र मांग और समग्र पूर्ति, वैसे है लगभग उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। देखिए समग्र मांग जो होती है एग्रीगेट डिमांड जो सबके द्वारा की जाती है। अब सब में कौन आ गए, सब में उपभोक्ता भी आ गए, ठीक है ना। सब में कौन आ गए, सब में विनियोगकर्ता भी आ गए, यानी जो एक तरीके से निवेशकर्ता होते हैं, ठीक है ना। इसके साथ में सरकार भी आ गई, इसके साथ में जो शुद्ध निर्यात है वो भी आ गया, ठीक है ना। यानी जो निर्यात माइनस आयात होता है वो भी आ गया, ठीक है ना। यही एक तरीके से इन्हीं पे हम खर्च करते हैं, तो इन्हीं पर खर्च करते हैं। इसका मतलब उपभोग वस्तुओं पर एक तरीके से डिमांड की जाती है, निवेश वस्तुओं पर डिमांड की जाती है, सरकार द्वारा जो है वस्तुओं पर डिमांड की जाती है, और शुद्ध निर्यात यानी आयात और निर्यात का जो अंतर होता है उसके लिए डिमांड की जाती है, ठीक है ना। यानी एक तरीके से सीधी सी बात हो गई, जो हमारा इनकम होता है वो होता है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, यानी जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होगी वो भी यही होगी C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, ठीक है ना। ये हमारी एग्रीगेट डिमांड कहलाएगी, ठीक है ना, यानी सभी के द्वारा जो की जाती है। अब इसका जो एग्रीगेट डिमांड है, इसका जो संबंध होता है, इसका जो वक्र होता है वो उसी तरीके से नेगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा, जैसे हम मांग वक्र बनाते थे, ठीक है ना। बस थोड़ा सा चेंज होगा। मांग वक्र हमने अधिकतर आपको समझाने के लिए जो मैंने बताया था एक सीधी रेखा बताई थी, लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा उसमें ढाल दे देंगे, ठीक है ना। ढाल नहीं भी देंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी दे देंगे, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, ये इस तरीके से हमारा एग्रीगेट डिमांड वक्र जो है वो बनेगा, ठीक है ना। ये एग्रीगेट डिमांड वक्र कहलाएगा, जो तटस्थ वक्र की तरह दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। इधर प्राइस हो गई और इधर क्या हो गई, इधर क्वांटिटी हो गई, यानी डिमांड की, किसकी, डिमांड की, ठीक है ना। ओके, अब यहां देखिए आप, जैसे यहां पर पहले हम इस स्तर पे हैं, यहां पे डिमांड OQ है और जो प्राइस है वो OP है, ठीक है ना। ओके, ये चीज आपको क्लियरली दिख रहा है। अब मान लो प्राइस बढ़ती है, प्राइस बढ़कर अगर मान लो यहां पर आ जाती है OP1 हो जाती है, तो प्राइस बढ़ने पे क्या हुआ, डिमांड कम हो गई OQ1, है ना। और प्राइस अगर कम हुई तो डिमांड बढ़ गई OQ2, ठीक है। ये चीज आपने वहां पे भी पढ़ी थी, यहां पे भी पढ़ रहे हैं। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। जैसे प्राइस बढ़ी, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हुई, क्यों कम हुई, क्योंकि इससे 3-4 चीजें होती है। पहली चीज तो ये होता है कि अगर प्राइस बढ़ती है तो जो उपभोग व्यय है वो घट जाता है, जो उपभोक्ता है वो व्यय क्या कम करते हैं, उपभोग व्यय घट गया। कीमत बढ़ी, सेकंड चीज क्या होती है, कीमत बढ़ी। कीमत बढ़ने से क्या हुआ, कीमत बढ़ने से ये हुआ कि जो मार्केट में जो ब्याज दर है वो कम हो जाएगी, और ब्याज दर कम होगी तो क्या होगा, विनियोग भी घटेगा, यानी विनियोग में कमी आएगी, विनियोग घटा, ठीक है ना, विनियोग घटा, ठीक है ना। उसके साथ में तीसरी चीज क्या होगी, जो आयात है वो आयात ज्यादा हो जाएंगे, है ना, और निर्यात कम हो जाएंगे, ठीक है ना। अब आयात ज्यादा और निर्यात कम होंगे तो इसका मतलब जो शुद्ध निर्यात है वो हमारा ऋणात्मक आएगा, यानी कम हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो इन तीनों चीजों से अब देखिए आप, ये तीनों चीजें घटी तो क्या हुआ, तो समग्र मांग जो है वो भी घटी, ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं से मिलकर समग्र मांग बढ़ रही है, ठीक है। तो ये एडी वक्र कहलाता है, इस तरीके से आता है। अगर आप इसको समझना चाहे तो इसको इस तरीके से, जो हमारा जो हमने लास्ट लेक्चर में जो एडी वक्र पढ़ा उससे भी एक तरीके से इसकी व्युत्पत्ति हो सकती है ना। देखिए जैसे यहां पर ये हमारा ये था एडी वक्र, ठीक है ना, एडी समग्र मांग ये था, ठीक है ना। यहां पर हमारा संतुलन ये हो रहा था, तो इस तरीके से 2-3 समग्र मांग वक्र बना के ये इस तरीके से 2-3 समग्र मांग बनाए, यहाँ पे संतुलन हुआ, यहाँ संतुलन हुआ और यहाँ संतुलन हुआ, ठीक है ना। तो यहां से जो रेखा है वो नीचे गई,
यहां से जो रेखा है वो नीचे गई, यहां से जो रेखा है वो नीचे गई, तो इस तरीके से जो वक्र बनेगा वो हमारा समग्र मांग कहलाएगा। यानी इस वक्र से भी व्युत्पत्ति आप जो है वो एडी वक्र की कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, ये तो हो गया हमारा एडी। अब हमें क्या चाहिए, समग्र पूर्ति वक्र चाहिए। समग्र पूर्ति वक्र के लिए आपको इतना सा जानना होगा कि समग्र पूर्ति में जो हमारे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे क्लासिकल, उन्होंने कहा कि पूर्ण रोजगार की स्थिति में जो पूर्ति होती है, पूर्ति वक्र होता है, वो इस तरीके से लंबवत होता है ना। हमारे जो किन्स महोदय है उन्होंने कहा कि जो पूर्ति वक्र है वो इस तरीके से होता है क्षैतिज, यानी एक्स अक्ष के समानांतर। क्यों? क्योंकि किन्स महोदय ने मंदी के समय की वो करी, क्योंकि वैश्विक मंदी आई थी, पूर्ण रोजगार नहीं था, और इन्होंने पूर्ण रोजगार की स्थिति में बताया था प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने। एक मध्यवर्ती रेंज होती है जो कहते हैं कि इस तरीके से वक्र होता है ना तो लंबवत ना ही क्षैतिज, इस तरीके से बढ़ता हुआ। तो इन तीनों का मिला जुला रूप जो बनता है वही हमारा एक तरीके से पूर्ति वक्र कहलाएगा। अब इन तीनों का मिला जुला रूप हम बना लेते हैं, ठीक है ना। मिला जुला रूप कैसे बनेगा वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए, सीधी सी बात है, आप क्या करेंगे, यहां पर हमने वक्र बनाया और ये इस तरीके से वक्र बनेगा। ये यहां से सीधा, यहां से थोड़ा बढ़ता हुआ और यहां से ऐसे, ठीक है ना, ये वक्र बनेगा। ये कहलाती है एक तरीके से केंजियन रेंज। क्या कहलाती है? केंजियन रेंज, ठीक है। ये कहलाती है मध्यवर्ती रेंज, मध्यवर्ती रेंज। ये कहलाती है कौन सी? प्रतिष्ठित रेंज, प्रतिष्ठित। ओके, अब इसका जो हम वक्र बनाएंगे नॉर्मली वो हमें इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा सप्लाई कर्व होता है जिसको हम बोलते हैं एएस, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है ना। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? तो एग्रीगेट सप्लाई में सीधी सी बात है, जितना भी देश के अंदर जितना भी वस्तुओं और सेवाओं का जो भी उत्पादन किया जाता है वही हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है, क्योंकि बेचने के लिए ही उत्पादन किया गया है। जो बेचने के लिए तैयार है वो भी, जो स्टॉक में रखी है वो भी। तो ये समग्र पूर्ति कहलाती है। वक्र जो है वो इस तरीके से बनता है, ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए समष्टि आर्थिक संतुलन। इस संतुलन से ही हम देखेंगे न्यून मांग और न्यून मांग और जो अधिमांग है वो कैसे निकलेगी, ठीक है ना। तो वो हम देख लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूं सब। देखिए, सीधी सी बात है, समष्टि आर्थिक साम्य या संतुलन। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए? जहां पर एडी बराबर होगा एएस से, एडी बराबर होगा एएस, वहां पे संतुलन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा एडी वक्र था और ये हमारा एएस वक्र था। कहाँ हुए बराबर? यहाँ हुए। ये ई बिंदु आया, यहाँ संतुलन हो गया। यहाँ पे जो सामान्य कीमत स्तर है वो ओपी, और जो मात्रा है डिमांड और पूर्ति की वो ओ की हो गई, ठीक है ना। ये चीज कहलाती है साम्य या संतुलन, ठीक है ना। ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए अधिमांग और न्यून मांग अवधारणा। ये कैसे समझेंगे आप? जब मार्केट में असंतुलन हो जाए, या तो कीमत, सामान्य कीमत स्तर बढ़ जाए या सामान्य कीमत स्तर कम हो जाए। मान लो बढ़ गया, ये बढ़ गया, सामान्य कीमत स्तर बढ़कर OP1 हो गया, तो यहाँ क्या हो रहा है? एडी तो यहाँ तक ही है, ठीक है ना, और एएस यहाँ पर है, यानी एडी जो है वो कम है एएस से, है ना। ये एडी है और ये एएस, ठीक है ना। और अगर कीमत जो है वो कम हो जाए, P2 मान लो, ठीक है ना, तो इस स्थिति में क्या हो रहा है? ये एएस तो यहाँ तक ही है, ठीक है ना, और ये एडी यहां तक है। यहां पे क्या हो रहा है? एडी ग्रेटर देन एएस, ठीक है। तो एडी लेस देन एएस यानी ये न्यून मांग हो गई, और एडी ग्रेटर देन एएस यानी ये अधिमांग हो गई, ठीक है ना। एक्सेस डिमांड हो गई ये, और ये हो गई डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है ना। ओके, ये दोनों स्थितियां होती है न्यून मांग अवधारणा और अधिमांग अवधारणा। कब होता है? जब कीमत जो है वो संतुलन स्तर से ज्यादा या कम हो जाती है, ठीक है ना। इस न्यून मांग की स्थिति को हम एक तरीके से मंदी की स्थिति कहते हैं, और इस अधिमांग की स्थिति को हम एक तरीके से समृद्धि की स्थिति कहते हैं, या फिर स्फीति की स्थिति कहते हैं। स्फीति, मुद्रा स्फीति जो होती है, ठीक है ना। इन दोनों ही स्थितियों में, मंदी की स्थिति और स्फीति की स्थितियों में, जो सरकार होती है, जो हमारा केंद्रीय बैंक होता है, वो निपटने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो दो नीतियां बनाता है जिसको हम बोलते हैं मौद्रिक और राजकोषीय नीति, ठीक है ना। तो यहां तक आप समझ गए, इसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो, ठीक है ना। इतना तो आपने पढ़ लिया है आजकल, ठीक है। अब चलते हैं हम मौद्रिक और राजकोषीय नीति, यानी इस मंदी को और स्फीति दूर करने के लिए क्या किया जाता है, ठीक है ना। तो वो देख लेते हैं हम। देखिए, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति पहले होती क्या है ये समझना जरूरी है। मौद्रिक नीति जो है वो हमारा जो केंद्रीय बैंक होता है आरबीआई वो देता है, ठीक है ना। क्या करता है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मौद्रिक नीति, ठीक है ना, वो क्या करता है? बैंक दर, ठीक है ना, बैंक दर, खुले बाजारों की क्रियाएं, ठीक है ना, उसके साथ में CRR, SLR, ठीक है ना, इनमें परिवर्तन करता है और उससे स्थिरता लाने का प्रयास करता है, ठीक है ना। और जो राजकोषीय नीति होती है ये सरकार करती है, गवर्नमेंट, ठीक है ना,
क्या करती है, या तो सार्वजनिक व्यय, जो सार्वजनिक व्यय होता है उसमें, और जो कर होता है उसमें परिवर्तन करती है और उससे स्थिरता लाने का प्रयास किया जाता है। यानी जो आरबीआई है उसके द्वारा कीमत स्थिरता या फिर पूर्ण रोजगार लाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है वो मौद्रिक नीति, और सरकार के द्वारा पूर्ण रोजगार और कीमत स्थिरता के लिए जो नीति अपनाई जाती है वो राजकोषीय नीति। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, मंदी के समय कैसे अपनाई जाती है। मंदी के समय जो राजकोषीय नीति अपनाई जाती है, सरकार क्या करती है, मंदी में क्योंकि पैसा कम होता है मार्केट में, तो सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है, उसके साथ में कर में कमी करती है। ठीक है ना। उससे क्या होता है, मार्केट में पैसा बढ़ता है, और पैसा बढ़ता है तो एक तरीके से उनके पास खरीदने की जो क्रय शक्ति होती है वो ज्यादा होती है, वो ज्यादा उपभोग करेंगे, और समग्र मांग जो होगी वो क्या होगी, समग्र मांग इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। ठीक है ना। इसके साथ में जो मौद्रिक नीति आरबीआई है वो क्या करता है, आरबीआई जो है वो बैंक दर में कमी करता है, बैंक दर में कमी करता है। उसके साथ में एसएलआर, जो रेपो रेट और जो ये होती है उनमें भी कमी करता है। ठीक है ना। उससे क्या होता है, मार्केट में पैसा बढ़ता है और जो एडी है वो बढ़ती है। ठीक है ना। यानी समग्र मांग बढ़ाने के उपाय एक तरीके से किए जाते हैं मंदी के समय। इसको बोलते हैं विस्तारित मौद्रिक नीति। क्या कहते हैं, विस्तारित मौद्रिक या राजकोषीय नीति। लेकिन मंदी के समय राजकोषीय नीति ज्यादा फायदेमंद होती है, ज्यादा कारगर होती है। वो इसलिए क्योंकि जो मौद्रिक नीति होती है, क्योंकि आरबीआई अगर कितना ही ब्याज दर में कमी कर दे, लेकिन अगर विनियोगकर्ता अगर नहीं चाह रहा है विनियोग करना, तो फिर बढ़ेगी कैसे समग्र मांग। इसलिए राजकोषीय नीति ज्यादा कारगर होती है मंदी के समय। अब चलते हैं अपन स्फीति के समय, जो तेजी होती है उस समय क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है। जो राजकोषीय नीति होती है उसमें क्या होता है, सार्वजनिक व्यय में कटौती की जाती है। ठीक है ना। और कर की दर जो है वो बढ़ाई जाती है, वृद्धि की जाती है। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, बैंक दर में वृद्धि की जाती है। ठीक है। एसएलआर, आरआर और इन सब में वृद्धि की जाती है। ठीक है ना। और जो खुले बाजारों की क्रियाएं, जो प्रतिभूतियां हैं वो बेची जाती है स्फीति के समय, और इसमें प्रतिभूतियां जो है वो खरीदी जाती है। ठीक है ना। और दूसरी चीज सार्वजनिक व्यय क्या होता है, ये भी आप समझ जाए, जैसे बांध बनाना, पुल बनाना, ये सब सार्वजनिक व्यय होता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें की जाती है स्फीति के समय, संकुचित मौद्रिक और राजकोषीय नीति, और मंदी के समय विस्तारित मौद्रिक और राजकोषीय नीति अपनाई जाती है। ठीक है ना। ओके, समझ गए आप लोग। ये था आपका अधिमांग और न्यून मांग उदाहरण। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति कैसे काम करती है इसमें, ये भी मैंने आपको बताया, और सारी चीज आप समझ गए। अब चलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। ठीक है ना। बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और लास्ट में केस लेख, जो ट्रांजैक्शन होता है वो, और हमारा ये जो कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लेक्चर जो है वो हमारे और बाकी है, तो आप बस देखते रहिए।